जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है सर के द्वारा। तो आज के इस क्लास में इसी को देखने वाले हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि खाकी सीरीज का जो है ना क्लास स्टार्ट कीजिए, तो फाइनली जो है ना आप सबके लिए खाकी सीरीज का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स 2025 का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूटेरिया का खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। आप लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, हम हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लास में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से क्या है तो घिरा हुआ है। तो सिक्किम राज्य जो है ना किनसे घिरा हुआ है, तो चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। और कल ही जो है ना सिक्किम का राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाते हैं, 16 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में संबंधित राज्यों को 7 सम्मिलित कीजिए। कौन सा दर्रा जो है ना किस राज्य का है, इसके बारे में बताना है। बताइए क्या होगा। तो देखिए तंगलांग ला दर्रा कहाँ है, बताइए। तंगलांग ला दर्रा कहाँ है, बताइए क्या होगा। तंगला ला दर्रा कहाँ है, तो कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। बताइए हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, बताइए। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और नेक्स्ट है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ है, तो दीफू दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है असीरगढ़। असीरगढ़ का दर्रा कहाँ है, तो असीरगढ़ का दर्रा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा तंगलांग ला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है, तो राजस्थान में है। दीफू दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और असीरगढ़ बोलेगा दर्रा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, बताइए किसका है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट का है। किसका है, तो पूर्वी घाट का है। ठीक है, तो बेलीकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के मध्य भाग का क्या है, रचनात्मक हिस्सा है। ठीक है, और बेलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठार क्षेत्र रायलसीमा के पठार में क्या है, तो विस्तृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्लास को देखिएगा मजा आ जाएगा। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन गोदावरी तुंगभद्रा कावेरी जो है ना पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी कावेरी तुंगभद्रा कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है, पूर्व की ओर बहती है। ये सब की सभी क्या है, तो पूर्व की ओर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी भी पश्चिम दिशा की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुजल नदी परियोजना स्थित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना है स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगर देखिए यहाँ बात करें कि वान सागर परियोजना कहाँ है, तो बिहार उत्तर प्रदेश और कहाँ मध्य प्रदेश में है। और वान सागर परियोजना बोलेगा तो किस नदी पर है, तो सोन नदी पे है। और ब्यास परियोजना बोलेगा किस नदी पे, तो ब्यास नदी पर है। भद्रा परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे, तो भद्रा नदी पर है। और दुलहस्ती परियोजना बोलेगा तो चिनाव नदी पर है। और हिडकल परियोजना बोलेगा तो कहाँ है, घाटप्रभा नदी पर कहाँ है, कर्नाटक में है। और कोल बांध परियोजना बोलेगा तो सतलुज नदी पे कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कर रहा है कि लॉ एस की खाने अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, तो लॉ एस दिया हुआ है। सूची 2 में क्या है, तो राज्य है। कौन सा लॉ एस किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। बताइए देखिए पहला क्या है, चंद्रपुर। चंद्रपुर लॉ एस जो है ना कहाँ है, बताइए। चंद्रपुर जो लॉ एस खदाने हैं कहाँ है, बताइए। तो ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। चंद्रपुर बोलेगा, रत्नागिरी बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है।
और नेक्स्ट देखिए चित्रदुर्ग बोलेगा, चित्रदुर्ग लौ एस खाने कहाँ है बताइए, चित्रदुर्ग लौ एस खदाने कहाँ है बताइए, तो कहाँ है, कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में। नहीं देखिए बैलाडीला, बैलाडीला जो लौ एस खदाने हैं कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेक्स्ट है मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है बताइए, कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट देखिए, करा निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है बताइए, करा निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगमा नहीं है, लेकिन हालचू है, ओंगे है और सोमपेन है। ठीक है, और याद रखे रहे हैं कि अंडमान एवं निकोबार में जो है ना अंडमानी निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जारना, ओंगे, हालचू, सोमपेन, एरे, केडे, कोरा और टाबू जनजातियाँ जो है ना पाई जाती है। और रेगमा जनजाति का संबंध किससे, तो नागालैंड के। कहाँ का रेगमा है, नागालैंड का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में किन ग्रहों के बीच अवस्थित है बताइए, कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्या है, तो अवस्थित है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है, एक सही है, 3 गलत है बताइए, कौन सही है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, लेकिन ए, बी और डी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है ना पूर्णिमा को होता है, क्या होता है, पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को जो है नहीं होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ उस स्थिति में नहीं होता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। और दक्षिणी अयनांत के दौरान, यहाँ पे देखिए दक्षिणी अयनांत के दौरान जो है ना सूर्य की स्थिति मकर रेखा को ठीक ऊपर होती है। क्या होती है, भूमध्य रेखा नहीं होगा, क्या होगा, मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी ए, बी, डी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है बताइए। कह रहा है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है बताइए, क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिब्राल्टर जल संधि। क्या होगा, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुदूर दक्षिणी स्पेन और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के मध्य जिब्राल्टर जल संधि एक चैनल है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है, साथ में जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक विलगित निकाय जो है ना, आइसोलेटेड सिस्टम की ऊर्जा क्या है, अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, और ब्रह्मांड भी एक विलगित निकाय है। अतः नियम को जो है ना, अतः नियम को निम्नलिखित प्रकार से भी कहा जाता है। क्या है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। समानता इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात ऊर्जा ना तो नष्ट की जाती है और ना ही इसे सृजन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और याद रखिएगा कि विलगित निकाय क्या होता है, तो याद रखिए एक ऐसा निकाय होता है जो अपने परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और ना ही द्रव्यमान का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। कह रहा है कि देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ था, कहाँ बताइए। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ था, कहाँ बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी बताइए। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था बताइए, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विदिशा में किया था। कहाँ किया था, विदिशा में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 17 कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। उपनिषदों का फारसी में भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीर ए अकबर कहलाता है। क्या कहलाता है, सीर ए अकबर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था बताइए।
तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मक था। क्या था? अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो कोटली है। ठीक है, याद रखिए। मत्स्य का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? विराटनगर है। और छेदी का राजधानी बोलेगा तो क्या है? शक्तिमती है। कंबोज का बोलेगा तो राजधानी कहाँ है? तो घाटक है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और देखिए कंबोज कहाँ है? तो कश्मीर में है। ठीक है, और ये अगर छेदी बोलेगा तो कहाँ? आधुनिक जो है बुंदेलखंड में है। और मत्स्य बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में है। अस्मक बोलेगा तो दक्षिण भारत का एक क्या है? एकमात्र महाजनपद है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? बताइए। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1336 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख जो है ना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? बताइए। कह रहा मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकासत आंदोलन 1936 से 38 के बीच हुआ था और कार्यानंद की शर्मा के नेतृत्व में जो है ना चलाया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण इनमें से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण इनमें से कौन सा शासक कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जो है संबंधित नहीं थे? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए कौन नहीं थे? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुखदेव नहीं थे, लेकिन रोशन सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खान थे। ठीक, तो याद रखिएगा ना कि रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तीनों थे, लेकिन सुखदेव जो है नहीं थे। यहाँ पे पॉइंट आता है कि 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह के कारण जो है ना याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कर रहा है। कह रहा बंगाल विभाजन ने किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बताइए। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है ना प्रभावी हुआ था। तो याद रखिए कि 19-20 जुलाई मतलब 19 या 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है ना प्रभावी हो गया था और इस दिन पूरे बंगाल में जो है ना शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी कब? बताइए। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी कब? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? बताइए। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 ईस्वी को घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और साथ ही भारत की जो है ना सामग्री घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? बताइए। करें कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कर दिया गया था। ठीक है, तो कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान जन्मदाता माना है? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को माना है। किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताइए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भीमराव अंबेडकर ने किया था। कौन किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ फिंच थे। कौन थे? रॉल्फ फिंच थे। ठीक है,
तो बिहार में सर्वप्रथम रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज आया था और आधुनिक काल में बिहार में आने वाले प्रमुख यूरोपीय व्यापारियों पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। तो याद रखिए ना कि आधुनिक काल में बिहार में आने वाले प्रमुख यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कराए केंद्रीय बजट। कराए केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कितना है? 4 है, 4.4% है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4%, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है बताइए। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में रखा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा ना कि समवर्ती सूची में कौन कौन विषय शामिल होता है। तो वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय जो है ना समवर्ती सूची में शामिल है। और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया था बताइए। कह रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया था बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम क्या है? केरल राज्य में लिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं बताइए, क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है ना शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है बताइए। कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है बताइए, क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का क्या है? तो प्रावधान है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में क्या है? तो जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य को जो है ना सोवियत संघ के संविधान से क्या है? तो लिया गया है। और याद रखिएगा जिस समय संविधान में जोड़ा गया उस समय इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है बताइए। कह रहा है कि सोनल मानसिंह जो है किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम से। किसे हैं? भरतनाट्यम से हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है बताइए। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है बताइए, क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना? 243 का क्या है? तो जी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है बताइए। इसमें क्या होगा। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, ये क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा क्या है? निर्वाचित होगा। तो ए, बी और डी क्या है? बिल्कुल सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है ना देश के 6 राज्य में क्या है? विधान जो है ना परिषद है। कौन कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और क्या है? तेलंगाना और क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। इन 6 राज्य में जो है ना अभी वर्तमान में क्या है? विधान परिषद है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2010 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनजीटी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी एक क्या है? वैधानिक निकाय है, जिसे 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं समाधान के लिए जो है इसको स्थापित किया गया था। कब? 2010 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहा है कि 26 नवंबर
26 नंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए बताइए। कह रहा है कि 26 नंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए, कूट से सही उत्तर का चुनिए बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 2 3 नागरिकता भी है, निर्वाचन भी क्या है, अस्थायी संसद भी है, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि इस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और जिसमें नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान जो है ना लागू किए गए, ठीक है, और शेष प्रावधान जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है बताइए। कह रहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 81.99% है, ठीक है। और मुस्लिम का बोलेगा तो कितना है, तो याद रखिएगा मुस्लिम का जो है ना 17.7% है, ईसाई का बोलेगा 0.05% है, सिख का बोलेगा 0.01% है और बौद्ध का बोलेगा 0.08% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही पूछा है बताइए, क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 1 2 होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो ग्राम सभा होगा, उसके बाद क्या होगा, तो पंचायत समिति होगा, उसके बाद क्या होगा, जिला परिषद। पहले ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर क्या होगा, जिला परिषद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था बताइए। कह रहा है अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग जो है ना अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2004 ईस्वी में आया था। कब आया था, 2004 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वॉर एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। वॉर एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर M.A. हसन है। कौन है, डॉक्टर M.A. हसन है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है, रचना बिष्ट रावत है। कौन है, रचना बिष्ट रावत है, ठीक है। और स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है, अमिताभ घोष है। और याद रखिएगा कि एज गुड एज माई वर्ड के लेखक कौन है, K.M. चंद्रशेखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे बताइए। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक जो है ना मतलब डायरेक्टर कौन थे बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आदेशियर ईरानी थे। कौन थे, आदेशियर ईरानी थे। नेक्स्ट कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है बताइए। कह रहा है मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम होता है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा से क्या होता है, आराम होता है। तो याद रखिए कि मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में जो है दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी एक क्या है, दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से क्या होता है, तो आराम मिलता है। चलिए क्वेश्चन वाले नेक्स्ट पे कह रहा है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है बताइए। रोमानिया की राजधानी कहाँ है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट है। क्या है, तो बुखारेस्ट है। हंगरी की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ, बुखारेस्ट हो जाएगा। और कांगो गणराज्य की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, किंशासा है। और सोमालिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, मोगादिशु है, ठीक है। तो हंगरी का बोलेगा तो बुडापेस्ट, रोमानिया का बोलेगा तो बुखारेस्ट, कांगो गणराज्य का बोलेगा किंशासा और सोमालिया का बोलेगा तो मोगादिशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है बताइए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है कहाँ बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू में है। कहाँ है, तो माउंट आबू में है। नेक्स्ट है कह रहा है भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है बताइए। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2400 कैलोरी तथा क्या है, 2100 कैलोरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है बताइए, क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, उदार बनाना। तो याद रखना कि विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, उदार बनाना है, ठीक है। और विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को क्या करता है, निर्धारित करता है। और यह देखना है कि इन नियमों को यह जो है ना पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका पालन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर जो है ना आधारित है। महालनोबिस मॉडल पूछा है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी है। क्या है, तो दूसरी है। तो याद रखना कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकरण पर क्या है, आधारित है। और इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल आधारित योजना कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है कि डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है बताइए। डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योगों के विकास से। किससे? लघु उद्योगों के विकास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है बताइए। कह रहा है यदि कोई देश अपना मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है बताइए, क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आयात महंगा और निर्यात क्या है, सस्ता हो जाता है। तो कह रहा है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होगा, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि पिरामिड जो है ना किससे बनाए बताइए। पिरामिड जो है ना किसने बनवाए बताइए। पिरामिड किसने बनवाए बताइए, क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, फिरौन बनाया। कौन बनाया? फिरौन बनाया। ठीक है। तो पिरामिड का संबंध मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं से कब्र से है और मिस्र के पिरामिड का श्रेय इतिहासकारों द्वारा तीसरे राजवंश के फिरिन जोसर को दिया जाता है। और याद रखें पिरामिड एक क्या है, त्रियामी क्या है, आकृति है। ठीक है। तो पिरामिड किसने बनाए? तो फिरौन ने बनाए। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया बताइए। कह रहा है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लुई 11वां था। कौन था? लुई 11वां था। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था बताइए। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था बताइए, कहाँ किया गया था। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है बताइए। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होती है बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन कमी कारण क्या होता है, धीमी वृद्धि होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है बताइए, कौन एक जड़ नहीं है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू क्या है तो जड़ नहीं है, लेकिन गाजर, मूली और सलजम क्या है तो जड़ है। याद रखिए आलू क्या है तो तना है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और टेपियोका क्या है तो जड़े है और इन्हें हम खाने में जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहा है केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केचुए त्वचा द्वारा क्या है शोषण करते हैं। तो केचुए क्या है त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है बताइए। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तने में होता है। किस में होता है तो तने में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये क्या है तो गलत है, क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है तो बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि कोई यहाँ पे करेगा जिनमें क्लोरोफिल, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। जैसे क्या है अमरबेल। और अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं। याद रखिएगा कि अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे विषमपोषी कहते हैं। ठीक है। और विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 देखिए मिलान करना है। यहाँ पे क्या है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या है तो अंग है और सूची 2 में क्या है तो विशेषता है। कौन सा अंग का क्या विशेषता है इसके बारे में बताना है। ठीक है। देखिए ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। देखिए पहला क्या है अमाशय है।
पहला क्या है, अमाशय। अमाशय अंक का जो विशेषता है ना क्या है बताइए, अमाशय अंक का जो विशेषता है क्या है बताइए। तो इसका विशेषता क्या है, तो अम्ल का विमोचन करना। क्या करना, अमाशय अंक का विशेषता क्या है, तो अम्ल का विमोचन करना। और नहीं देखिए छोटी आंत का विशेषता क्या है बताइए, छोटी आंत का विशेषता क्या है, तो पचे भोजन का क्या है, रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करना। छोटी आंत का जो काम है क्या है, तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करना। और नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है, तो बड़ी आंत का जो काम है क्या करना, जल अवशोषण करना। और यकृत का विशेषता क्या है, तो यकृत का जो विशेषता है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है बताइए। कह रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं का विनाश करती। क्या करती है, रोगाणुओं का विनाश करती है। नेक्स्ट है कह रहा है चिकित्सक। कह रहा है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं बताइए। कह रहा है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइसोसोम। कह रहा है कि लाइसोसोम के बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है बताइए। लाइसोसोम के बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, गोल्जी उपकरण उत्तरदायी है। क्या है, तो गोल्जी उपकरण क्या है, उत्तरदायी है। तो लाइसोसोम जो है ना गोल्जी उपकरण द्वारा क्या है, बनाया जाता है। और गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतर्द्रवी जलिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पर कह रहा है कि किसी पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होता है बताइए। किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या होता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि हुई हो। ठीक है, तो किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है बताइए, क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ क्या है, कुछ जो है ना, कुछ मतलब कुछ उदाहरण है। इसे ब्रोमीन ऐसी धातु है जो समानता जो है ना समान वातावरण द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए कह रहा था कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक अवर सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। कह रहा है आधुनिक अवर सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या, आवर्ती फलन होते हैं। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इसमें 7 समूह मतलब ग्रुप और 18 क्या है, आवर्त मतलब पीरियड होते हैं। क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना आधुनिक अवर सारणी में 18 उधर मतलब स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, मतलब ग्रुप कहा जाता है। कितने होते हैं, 18। और अगर आवर्त बोलेगा तो कितने होता है, 7 होता है। याद रखिएगा कि क्षैतिज क्या है, 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो क्या होगा, तो 18 समूह हो जाएगा और 7 क्या है, आवर्त मतलब पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना एक, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। 2 क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है बताइए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो कण के समान या तरंग के समान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है विद्युत धारा की दिशा होती है बताइए, किस ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है कैसी बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है देखिए सूची 1 सूची को मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। बताइए आप केंद्रीय बल का क्या होगा बताइए। आप केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है बताइए। तो आप केंद्रीय बल का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो F बराबर mv² होगा। क्या पर F बराबर mv² बटा r हो जाएगा। क्या होगा, F बराबर mv² बटा r हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट है संवेग। संवेग का क्या होगा बताइए। संवेग का क्या होगा, तो संवेग का हो जाएगा P बराबर mv होगा। क्या होगा, P बराबर mv होगा। नेक्स्ट है बेग। बेग का बताइए क्या होगा, बेग का बताइए क्या होगा। बेग का हो जाएगा v बराबर dy/t हो जाएगा। क्या हो, v बराबर dy/t है तो s/t बोल सकते हैं। ठीक है, विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। नेक्स्ट है तुरंत का क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या है, v माइनस u/t होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। 3 1 4 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि 1 माइक्रोन, कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बताइए। 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बताइए।
तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.001 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोलक का अंता बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है, बताइए। कह रहा है लोलक का अंता बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तुरंत अधिकतम होता है। क्या होता है? तुरंत अधिकतम होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे देखिए रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 77 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो टेलीग्राम चैनल का, तो सभी लोग लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि हिम झंझावत में किस क्षेत्र की विशेषता है, बताइए। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका का है। किसका? अंटार्कटिका का है। ठीक है, तो याद रखिए हिम झंझावत एक तीव्र बर्फीला तूफान है जिसकी विशेषता तेज हवाओं के साथ हिमपात है, जिसके परिणाम स्वरूप दृश्यता कम हो जाती है और यह अंटार्कटिक क्षेत्र की स्थानीय पवन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, मैं यह कौन सा वाक्य है, बताइए। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है। क्या है? तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, बताइए क्या बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चचेरा बनेगा। क्या बनेगा? चचेरा बनेगा। ठीक है, तो चाचा एक संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा, तो चचेरा होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, बताइए। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, बताइए। इसका हिंदी जो है ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेचारगी में कष्ट सहना। क्या होगा? बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन वन हु लव्स बुक, बताइए। वन हु लव्स बुक, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोलियोफाइल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? पुस्तक प्रेमी होता है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्राणियां दर्ज की गई, बताइए। कह रहा है किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मुर्दुमलाई टाइगर रिजर्व। क्या होगा? मुर्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। और हाल ही में जो है ना मुर्दुमलाई टाइगर रिजर्व, जिसे अब MTR मसीनागुड़ी डिवीजन कहा जाता है, में एक क्या है हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से जुड़ी थी, बताइए। हाँ, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी थी, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जिम्नास्टिक से जुड़ी। किससे जुड़ी? जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट ये कह रहा है माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो है यह किस देश में स्थित है, बताइए। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो है यह किस देश में स्थित है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, बताइए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हांगकांग को दिया गया। किसको दिया गया? हांगकांग को दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पेटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया, बताइए। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पेटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। कहाँ देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है सोलिका जनजाति मुक्ता किन राज्यों में पाई जाती है, बताइए। सोलिका जनजाति मुक्ता किस राज्यों में पाई जाती है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। तो सोलिका जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ना कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि सोलिका जो है ना, सोलिका कन्नड़ और तमिल बोलते हैं और बांस और मिट्टी की झोपड़ियों में रहते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था झूम खेती वन उपज संग्रह और शहद पर क्या है? निर्भर होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कह रहा है कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया।
आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, बताइए। किसके लिए शुरू की है, बताइए। कौन सा राज्य शुरू किया, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान शुरू किया है। कौन किया, राजस्थान शुरू किया है। तो राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया, बताइए। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया, बताइए। किस राज्य में खोजा गया है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में खोजा गया। कहाँ जो खोजा गया है, झारखंड में। नेक्स्ट है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई, बताइए। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि सेफहेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है, बताइए। सेफहेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासा का है। किसका है, तो नासा का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, बताइए। कौन किया है, कह रहा है हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, बताइए। कौन सा संस्थान किया है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, IIT बॉम्बे किया है। कौन किया, IIT बॉम्बे किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू की है, बताइए। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू की है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शुरू किया है। तो कह रहा है कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू की है, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। और याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री जो है जयंत चौधरी ने 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में जो है इसका शुभारंभ किया। और यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्राओं को उद्यमशीलता की मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके जो सशक्त बनाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया, बताइए। क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद नगर निगम बन गया। कौन बना है, अहमदाबाद नगर निगम बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे देखिए 99 कह रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कुमार किया है। कौन किया है, हर्ष कुमार किया है। नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में। तो ये रहा खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जितना हो सके जो है सभी लोग क्लास को जरूर देखिए। आपका जो है हर वो क्वेश्चन 1 से 2 बार आपको हर वो क्वेश्चन 2 बार से 3 बार रिपीट किए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और क्लास अगर आप लोग को पसंद आएगा तो अगला जो है क्लास जल्दी लाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया सर के द्वारा करवाया जाएगा तो आपको सारा प्रैक्टिस इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने लोग नए लोग देख रहे हैं क्लास को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितना हो सके सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा कि बहुत लोग के पास जो है ना क्लास नहीं मिल पाता है तो उनको जो है ना उनको हेल्प मिल सके। और BSSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जितने भी एग्जाम होने वाला है बिहार में सभी लोग जो है इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत मस्त है। मतलब क्या बोले, क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो आप लोग बताइए कि हाँ सेट जो है ना ये क्लास जो है कैसा लगा और कितना आपका नंबर आया, सभी लोग जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।